नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये हालत इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं की है। ये हालत इस वक्त कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाले पत्रकारों की है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने वाले यूट्यूबर्स की है। सबके सब इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हालत हुई है, उसको लेकर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो उन्होंने तो चुनाव के नतीजे आने के साथ ही कह दिया था कि ये नतीजे उनको स्वीकार नहीं है। जयराम रमेश की बात कर लीजिए, पवन खेड़ा की बात कर लीजिए, सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया था कि इन नतीजों में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और बुधवार शाम को कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा था। वहां पर उन्होंने 7 या 8 विधानसभा क्षेत्रों की शिकायतें लिखित में चुनाव आयोग के सामने रखी हैं, जिनमें यह आरोप लगाया है कि 20 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर धांधली हुई है, वहां पर ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही थी। और उन्होंने सारा का सारा ठीकरा इस बार ईवीएम की बैटरी पर फोड़ दिया है। एक नई थ्योरी लेकर आ गए हैं कांग्रेस वाले। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी ईवीएम्स जिनकी बैटरी 99% थी, उसके वोट तो बीजेपी को गए, और जिन ईवीएम्स की बैटरी 60 से 70% थी, उसके वोट कांग्रेस को आए। ऐसे में ये जो 20 विधानसभा क्षेत्र है, इनकी सारी की सारी ईवीएम्स को चुनाव आयोग को सील करके सुरक्षित जगह पर रखने की जरूरत है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, इन सारी ईवीएम्स को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और 7 या 8 विधानसभा क्षेत्रों की लिखित में शिकायत जो है वो चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस ने रखी है, लेकिन ये दावा किया कि अगले 48 घंटे में बाकी के विधानसभा क्षेत्रों से भी लिखित शिकायतें आ जाएंगी और उनको वो चुनाव आयोग के सामने रख देंगे। हालांकि आपको याद दिला दूं कि चुनाव के नतीजे आने के साथ जिस तरह से सवाल उठाए थे जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने, उस पर चुनाव आयोग ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे से ऐतराज जताया था। चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि आपके पास अगर शिकायतें हैं तो तथ्यों के साथ चुनाव आयोग के सामने आए, लिखित में शिकायतें लेकर आए। लेकिन ऐसे बयानबाजी करने से बात नहीं बनेगी। जिसके बाद ही ये डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और चुनाव आयोग ने कैटेगोरिकली कहा था कि जिन जिन नेताओं ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, उनको भी इस डेलीगेशन में लेकर आया जाए। उसके बाद ही जयराम रमेश और पवन खेड़ा भी इस डेलीगेशन के साथ गए थे। तो अब चुनाव आयोग इंतजार कर रहा है कि अगले 48 घंटे में बाकी इलाकों की शिकायतें भी तथ्यों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के सामने रखेगी। लेकिन आप ये सोचिए कि राहुल गांधी, जिन्होंने चुनाव नतीजे आने के कई घंटे बाद ये ट्वीट किया था, ये ट्वीट 9 अक्टूबर का सुबह 11:36 का है, जिसमें राहुल गांधी क्या लिखते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत, यानी कि इंडी गठबंधन की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। 6 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं। स्ट्राइक रेट 20% रहा है वहां पर कांग्रेस पार्टी का, लेकिन वहां के नतीजे राहुल को बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। वहां पर लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। लेकिन आगे वो लिखते हैं, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद रखेंगे। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। ये बातें वो 8 तारीख को भी शाम को लिख सकते थे। 3, साढ़े 3 तक तो नतीजे बिल्कुल साफ हो गए थे कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है। और फिर वो ये लिखते हैं कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। तो सारी की सारी विधानसभाओं की शिकायतें एक साथ लेकर ही बुधवार शाम को चुनाव आयोग जाना चाहिए था। सिर्फ 7 विधानसभा क्षेत्रों की लिखित शिकायतों के साथ कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पहुंचा था। लेकिन राहुल गांधी को भी ये नतीजे अप्रत्याशित लग रहे हैं। उन्होंने लिखा है ना अपने ट्वीट में कि हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण करने की बजाय क्या
कांग्रेस पार्टी के लिए यह जरूरी नहीं है कि जो संगठन था कांग्रेस का हरियाणा में उसका विश्लेषण किया जाए। सबको पता था कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है। दोनों की पटरी साथ में बैठ ही नहीं रही थी, दोनों अलग तरह की बयानबाजी कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से कुमारी शैलजा का जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके अपमान किया था, ये बार बार मुद्दा बना हुआ था। लेकिन कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक मंच पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के हाथ मिलाने की कोशिश राहुल गांधी ने की, लेकिन हाथ ही मिले ना, दिल तो नहीं मिले। कुमारी शैलजा क्या चाहती थी? अपने कुछ लोगों के लिए टिकट चाहती थी, खुद भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की ही चली। राहुल गांधी की तो कोई सुन ही नहीं रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई नहीं सुन रहा था। राहुल गांधी तो चाहते थे ना कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में हरियाणा का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हुआ क्या? 2 या 3 दौर की बैठक होने के बाद भी बात नहीं बनी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहते थे। तो ये जो क्षेत्रीय क्षत्रप है कांग्रेस पार्टी के, ये आला कमान की सुनी नहीं रहे थे, राहुल गांधी की सुनी नहीं रहे थे। तो फिर राहुल गांधी की क्षमता पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो सिर्फ नाम के ही अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, सब जानते हैं। असली काम तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा करती हैं, और भूपेंद्र हुड्डा को वो मना ही नहीं पाए। भूपेंद्र हुड्डा तो फैल गए थे, अड़ गए थे कि 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आप देखिए 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का नतीजा क्या हुआ। कुमारी शैलजा को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया, दलित वर्ग कांग्रेस के साथ था ही नहीं। और अशोक तंवर, पता नहीं एक दिन पहले उसको कांग्रेस पार्टी में शामिल करके कौन सा तीर मार लिया राहुल गांधी ने। और मजेदार यह है कि कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करने की बजाय ईवीएम की बैटरी पर ठीकरा फोड़ रही है, नई थ्योरी लेकर आ गए हैं। अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और आला कमान। हार की जिम्मेदारी उठाने की किसी में हिम्मत ही नहीं है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे, आप देखिए कई ऐसे चैनल हैं जहां पर शुरुआत में राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई जा रही थी कांग्रेस की सीटों के साथ, लेकिन जैसे ही नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने लगे, तुरंत राहुल गांधी की तस्वीर हटाकर वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर लगा दी गई। यानी कि सीधे सीधे जीत का सेहरा तो राहुल गांधी के सिर पर बंद था, लेकिन हार का ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर पर फोड़ने की तैयारी हो चुकी थी। तो राहुल गांधी जो हरियाणा के नतीजों का विश्लेषण करने की बात कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा में क्या क्या चल रहा था उसका विश्लेषण करना चाहिए। कांग्रेस के अंदर तो मारामारी मची हुई है, बौखलाहट है, एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लेकिन वो पत्रकार जो पिछले कई महीनों से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे थे, वो यूट्यूबर जो प्रो कांग्रेसी हैं, जो राहुल गांधी को नया चाणक्य बताने पे लगे हुए थे, जो ये बता रहे थे कि राहुल गांधी की बदौलत ही हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है, जो एग्जिट पोल्स को सच मानकर चल रहे थे, उन्होंने भी ग्राउंड रियलिटी का मुआयना नहीं किया। उनको भी लग रहा था कि बस जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। योगेंद्र यादव जो ये कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की हवा नहीं, आंधी है, आंधी नहीं सुनामी आने वाली है, जो बार बार ये कह रहे थे, अब उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन करने वाले कई पत्रकार अब तो योगेंद्र यादव को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं। जयराम रमेश को भी आरएसएस का स्लीपर सेल बताया जा रहा है, क्योंकि यही वो लोग थे जो ग्राउंड रियलिटी जाने बिना हवा में तीर चला रहे थे और यही रट लगाए हुए थे कि बस कांग्रेस जीतने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली है। और इसी में बहकर सारे के सारे यूट्यूबर्स भी इसी तरह के वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी चाणक्य नजर आ रहे थे, और राहुल गांधी ने भी हरियाणा की जीत का श्रेय लेने के चक्कर में वो 3 दिन की विजय संकल्प यात्रा भी निकाल दी। और सबसे अहम बात यह है कि
अशोक वानखड़े जाने माने पत्रकार हैं, प्रो कांग्रेसी हैं। अब तो उन्होंने भी सबसे ज्यादा सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो ये सवाल उठाया है कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, वो टिकट बांटने में कास्टिंग काउच कर रहे थे, अपनी पसंद की महिला मित्रों को टिकट दे रहे थे। ये आरोप कोई और पत्रकार नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो पत्रकार लगा रहे हैं जो प्रो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, जो लगातार माहौल बना रहे थे कांग्रेस के पक्ष में, जिनको चुनाव से पहले राहुल गांधी एक चाणक्य नजर आ रहे थे, बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट नजर आ रहे थे। यहां तक दावे किए गए थे कि राहुल गांधी ने शायद कुमारी शैलजा को इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खड़े होने के लिए कहा है, ताकि सबको लगे कि दलित वोट जो है वो कांग्रेस से छिटक गया है। लेकिन असलियत में अशोक तंवर को वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस के खेमे में लाकर राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेसी पत्रकार अशोक वानखड़े का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन अब उन्होंने ही सवाल उठाया है और इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में किया है कि भूपेंद्र हुड्डा के लोग कुमारी शैलजा के उम्मीदवारों को हराने में लगे हुए थे। कुमारी शैलजा लोगों से आह्वान कर रही थी कि वो भूपेंद्र हुड्डा के उम्मीदवारों को हराएं। अब सोचिए किस तरह से इस वक्त कांग्रेस पार्टी को उन्हीं का इकोसिस्टम बेनकाब करने में लगा हुआ है। और यही आरोप मैं नहीं लगा रही हूं, ये आरोप कांग्रेस के इकोसिस्टम में जो यूट्यूबर्स हैं वो लगा रहे हैं। आप देखिए, यूट्यूबर अविसार शर्मा ने क्या कहा। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और पूछा कि आप किस तरह के जननायक हैं। उनके जो वीडियोस हैं उनमें भी वो राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो चिल्लाकर कहा कि आप सत्ता में भी नहीं हैं और फिर भी इतना अहंकार। हरियाणा में आप अपने नेताओं को संभाल नहीं सकते थे। ये कोई और नहीं पूछ रहा है, अविसार शर्मा पूछ रहे हैं, जो अब तक राहुल गांधी को चाणक्य साबित करने में लगे हुए थे। अब उनको लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को इतनी मनमानी क्यों करने दी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा नहीं माने। तो क्या राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को मना नहीं सकते थे? भूपेंद्र हुड्डा ने क्यों कांग्रेस आलाकमान को ठेंगा दिखा दिया और चुनाव अपने तरीके से लड़वाया कांग्रेस को? यह बात अविसार शर्मा उठा रहे हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए और वहां पर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, उसको भी राहुल गांधी संभाल सकते थे। लेकिन राहुल गांधी पर तो ये आरोप लगता है कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने का समय नहीं दिया था। ये बात अब कांग्रेस के यूट्यूबर ही वीडियो बना बनाकर लोगों के सामने रख रहे हैं, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संगठन किस तरह से काम कर रहा है हरियाणा में कांग्रेस का, इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस के अंदर कितने खेमे बने हुए थे, इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सब एक रट लगाकर चले थे कि बस कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। क्या ऐसे चुनाव जीते जाते हैं? संगठन का कोई और छोर नहीं है, सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग था। सब अपने भाई भतीजों को चुनाव जिताना चाहते थे, कोई अपने बेटे को चुनाव जिताना चाहता था, कोई आखिरी पारी खेल रहा था। लेकिन संगठन की किसी को नहीं पड़ी थी, आला कमान को भी संगठन की खामियां नजर नहीं आ रही थी। सब भेड़ चाल में चले जा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, और उसी का नतीजा है ये जो रिजल्ट आए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के। इनमें अप्रत्याशित कुछ नहीं है, यही होना था। राहुल गांधी कभी डोसा बनाने लग जाते हैं, कभी चॉकलेट बनाते हैं, कभी धान के खेत में नजर आते हैं, कभी जलेबी बनाते हैं। उनको ये देखना चाहिए था कि पार्टी के अंदर किस तरह की जलेबी बनी हुई है। कोई एक सार नहीं चल रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। किसी का लक्ष्य कांग्रेस को जिताना नहीं था। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जो हाल कांग्रेस का हुआ है, उसने एक बार फिर राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठा दिया है। वैसे देखा जाए तो 2014 के बाद कम से कम 50 ऐसे चुनाव हैं जो राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने हारे हैं। 99 सीटें जीतकर राहुल गांधी को लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें जीतने के बाद उनको लग रहा है कि वहां पर संविधान की जीत हो गई है, इंडी गठबंधन की जीत हो गई है, लोकतंत्र की जीत हो गई है। लेकिन हरियाणा में 37 सीटें जीतने के बाद भी उनको समझ में आ गया है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।